नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग डिस्कशन करेंगे आपकी केमिस्ट्री के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के तमाम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपके इसी चैनल के ऊपर रिसेंटली आपके 2025-26 सेशन के लिए आपके साइंस के सिलेबस को शुरू कर दिया है। और पहला चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं। आप हमारे चैनल पे आएंगे तो रीसेंट वीडियोस में आप लोग देखेंगे कि आपको एक एक डिटेल में चैप्टर मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे पहला आपको स्पेसिफिक चैप्टर मिलेगा जहां पे मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1 अपलोड कर रखा है। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पे पार्ट 2 आ गया है। उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए ट्रिक आ चुकी है। उसके बाद जितने भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं उन तमाम क्वेश्चन की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूं। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हम लोग टारगेट करके चलेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीएसई अपनी ऑफिशियल प्रिस्क्राइब्ड बुक्स के अंदर बताती है कि अगर आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन में 90 और 95 अबोव स्कोर करना चाहते हैं तो आपको केवल 3 किताबों की जरूरत होती है, एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की और पीवाईक्यूज की। और जैसा कि आप सभी को पता है, एनसीईआरटी के तमाम कंटेंट को मैं अपलोड कर रहा हूं लगातार बेसिस पे। और आज से हम लोग अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज को भी शुरू कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपका पहला चैप्टर टारगेट रहेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हम लोग करेंगे। यहां पे मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अकॉर्डिंग आपके पूरे एंटायर चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। अलोंग विद हम एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। और इस चीज की मैं माय डियर फ्रेंड्स आपको गारंटी दे सकता हूं, एंटायर यूट्यूब के अंदर अगर आप लोगों को इससे बेहतरीन सेशन नहीं मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक चीजों से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप लोग कंप्लीट एनसीईआरटी की बात कीजिए या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात कीजिए, आपको केवल और केवल ये 60 टॉपिक करने हैं। आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इन 60 टॉपिक के अंदर से एक क्वेश्चन 100% कंफर्म मिलेगा। बहुत छोटा टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में इनिशियल लेवल पे पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया हुआ है। आप डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। अगला रहने वाला है आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां से 100% कंफर्म क्वेश्चन आता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर आपको कुछ रिएक्शंस देखने को मिलती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलती है, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है, डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है एंड फाइनली रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है। ये कुछ रिएक्शन है माय डियर फ्रेंड्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से 100% कंफर्म हो जाती है। यानी कि यहां से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग पहले चैप्टर के अंदर से वो 20% टॉपिक जानना चाहते हैं जो आपको 80% रिजल्ट दिला सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अबव 95 एंड 90 स्कोर करना चाहते हैं तो इन 60 टॉपिक्स को आप लोगों को बहुत गहराई से समझना है। गहराई से मतलब एनसीईआरटी आप लोग रीड आउट कीजिएगा, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, एनसीईआरटी की जो आप लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सोल्व कीजिएगा, फिर आप लोग ये वाला लेक्चर जो देख रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब देखिए, अगर आप लोग इस एक्सरसाइज के अंदर जाते हैं तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है जहां पे करीब 4 या 5 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपसे पूछा गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला चेंज आपका फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आता है या केमिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। आई थिंक मैंने जब आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो चेंज है माय डियर फ्रेंड्स वो केमिकल चेंज होने वाला है। तो मैंने बताया था कोई भी चेंज जिसके दरमियान अगर कोई आपको न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, मैंने बताया था कि अगर कोई भी नई चीज बनती है, नया कंपाउंड बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है, जहां पर भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा ना वहां पे आप क्या कहोगे, आपका चेंज कैसा है, केमिकल चेंज है। और जहां पे नई चीजें नहीं बनती है अमूमन वो फिजिकल चेंज होता है। तो सिर्फ यही टेक्निक आपको लगानी है। अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस कंप्लीट सिलेबस को, कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जैसे पहला पार्ट माय डियर फ्रेंड्स यहां पे दिया हुआ है एवेपोरेशन ऑफ द पेट्रोल। एवेपोरेशन ऑफ द पेट्रोल का मतलब क्या है, पेट्रोल को अगर आप लोग ऐसा खुला अपने फ्लोर के ऊपर डाल देते हैं, फर्श के ऊपर डाल देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो एवेपोरेट होके और आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, एवेपोरेशन ऑफ द पेट्रोल के अंदर हुआ क्या, पेट्रोल पहले लिक्विड स्टेट में था, लिक्विड पेट्रोल था, ठीक है, वो किस में चला गया है, गैसियस स्टेट में चला गया, एवेपोरेट होके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया और
लिक्विड से क्या रहा, आपका गैसियस स्टेट में चला गया। यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे केवल और केवल स्टेट चेंज हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे तो क्या हुआ है, केवल और केवल स्टेट बदला है। क्या कोई आपको नया सब्सटेंस मिला है? नहीं, यहाँ पे कोई नई चीज नहीं बनी है। और जहां पे नई चीज नहीं बनती है उसको कैसा कहते हैं, फिजिकल चेंज। यानी कि जहां पे नया सब्सटेंस बनेगा वो केमिकल चेंज होगा, जहां पे नया सब्सटेंस नहीं बनेगा वो कैसा होगा, फिजिकल चेंज। तो पहला एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स आपका किस में रहने वाला है, फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रहने वाला है। सेकंड देखिए, बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी को आप लोग बर्न करते हैं, आप सभी को पता है। अगर आप लोग एलपीजी को बर्न करते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पहले नहीं होती, बाद में ये बाई प्रोडक्ट बनती है। जब आप लोग किसी भी एलपीजी गैस को माय डियर फ्रेंड्स बर्न करते हैं तो ये क्या देता है आपको, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक नया सब्सटेंस है जो पहले नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे नया सब्सटेंस बना, और अगर नया सब्सटेंस बना तो ये किस चेंज की कैटेगरी में चला जाएगा, दिस इज कम्स इनटू द केमिकल चेंज। ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, केमिकल चेंज की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा अगला देखिए, अगला क्या है, आपने हीट किया है आयरन रोड को रेड हॉट होने तक। अब देखिए आपकी जो आयरन रोड है, जब आप लोग इसको हीट करते हो तो कोई नया सब्सटेंस तो बना ही नहीं, वो रेड हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सब्सटेंस तो सेम रहा ना, यानी कि सब नया सब्सटेंस आपका बना नहीं, और नया सब्सटेंस नहीं बना तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, वो माय डियर फ्रेंड्स आपके फिजिकल चेंज की कैटेगरी में चला जाएगा। तो सिंपल सी टेक्निक है, आप लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने फिजिकल और केमिकल चेंज को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप कर्डिंग ऑफ ए मिल्क, यानी कि आपने दूध से क्या बना दिया, दही बना दिया, तो डेफिनेट सी बात है, देखिए आपका मिल्क एक अलग प्रोडक्ट था और जो कर्ड है वो एक अलग प्रोडक्ट है, दही एक अलग प्रोडक्ट है। दूध से दही बना, नया प्रोडक्ट बना, यस नया प्रोडक्ट बना। और जहां पे नया प्रोडक्ट बनता है वो कैसा चेंज होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका केमिकल चेंज होता है। तो ऐसे करके माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इजीली यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फिजिकल चेंज रहने वाला है, कौन सा केमिकल चेंज रहने वाला है। लास्ट एंड फाइनल आपका है सब्लिमेशन ऑफ द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को अगर आप लोग हीट करते हैं, जैसे आप लोग अगर हीट करेंगे तो इसका जस्ट स्टेट चेंज होगा, या वो भी नहीं होगा, गैस, हाँ गैसीय स्टेट में चला जाता है, ये स्टेट चेंज होता है, सिर्फ कोई नया प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई जहां पे नया प्रोडक्ट नहीं मिलता है वो किस कैटेगरी में आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। तो पहला क्वेश्चन सिर्फ इसी टेक्निक पे बेस्ड है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, इस केस में फिजिकल चेंज हुआ कि केमिकल चेंज हुआ। और मैंने टेक्निक इनिशियल लेवल पे बता दिया, अगर आपको नया प्रोडक्ट मिला तो आपका केमिकल चेंज है, नया प्रोडक्ट नहीं मिला तो फिजिकल चेंज है। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये बात क्लियर आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एवापोरेशन ऑफ द पेट्रोल फिजिकल चेंज रहने वाला है, बर्निंग ऑफ ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस केमिकल चेंज रहने वाला है। मैंने प्रॉपर आंसर और क्वेश्चन को समराइज कर दिया है, जैसा कि अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप लोग एग्जैक्ट इस तरीके से लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर, अब बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, काफी अहम रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। पूछा क्या गया है, यहाँ पे आप लोगों को ग्रेप्स की बात हो रही है, अंगूर हैंगिंग ऑन द प्लांट्स डू नॉट फ्रेगमेंट। मतलब आप जब आपका अंगूर है, जब वो अपने प्लांट के साथ लगा होता है तो वो फ्रेगमेंट नहीं होता है, लेकिन जब आप उसको प्लग्ड कर लेते हो, जब आप उसको तोड़ लेते हो तो क्या हो जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस जिम्मेवार है, क्लियर है, इसके बारे में बताना है। और ये आपका क्या केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया, क्या कहा, अंगूर जब तक अपनी बेल, अपने पेड़, अपने प्लांट, अपने ट्री के साथ लगा रहता है, जब तक वो फ्रेगमेंट नहीं होता है, लेकिन जैसे आप लोग उसको प्लग कर लेते हो, तोड़ लेते हो, तो क्या हो जाता है, वो अपने फ्रेगमेंटेशन स्टेट में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और ये कैसे है, किस कंडीशन में होता है, तो ये बताना है। प्लस में आपको ये बताना है कि एग्जैक्टली ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। अब ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे दो कंडीशन मैंने बनाई हुई है। ये आपका पेड़ के साथ लगा हुआ, अपनी बेल
छील के साथ लगा हुआ अंगूर है तो इसको क्या बोलोगे, अनप्लक्ड ग्रेप्स बोलोगे, ठीक है। और ये कौन सी कैटेगरी है, ये आपकी प्लक्ड ग्रेप्स की कैटेगरी है, ठीक है। अब ध्यान से समझना होता क्या है, किन कंडीशन में फ्रेगमेंटेशन होती है, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फ्रेगमेंटेशन के लिए 3 कंडीशन सूटेबल है माय डियर फ्रेंड्स। कितनी कंडीशन की बात हो रही है, 3 कंडीशन की बात हो रही है, 3 कंडीशन सूटेबल है। सबसे पहली बात होनी चाहिए अनएरोबिक कंडीशन, मैं बात कर रहा हूं अनएरोबिक कंडीशन। अनएरोबिक कंडीशन का मतलब जहां पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, मैं स्टार लगा के यहां पे लिख रहा हूं। अनएरोबिक का मतलब क्या होता है, आप लोग ये लिख सकते हैं, आप लोग ये लिख सकते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है माय डियर फ्रेंड्स, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका अनएरोबिक, आपका अनएरोबिक कंडीशन। क्लियर है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है, अनएरोबिक कंडीशन। मतलब फ्रेगमेंटेशन के लिए ऑक्सीजन की कमी होना बहुत जरूरी है। एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको क्या बोलते हो, अनएरोबिक कंडीशन बोलते हो। और फ्रेगमेंटेशन के लिए आपको अनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करना बड़ा बड़ा जरूरी है। अच्छा, इसके लिए आपको एक सूटेबल टेम्परेचर भी होना जरूरी है। एक निश्चित तापमान के ऊपर फ्रेगमेंटेशन होता है जिसको मेंटेन करना जरूरी है। और तीसरी कंडीशन होती है कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही फ्रेगमेंट होती है, ठीक है ना। आपके ग्राफ्स है, कुछ एंजाइम्स की कंडीशन में ही फ्रेगमेंटेशन होती है। दैट्स व्हाई आपको इस चीज को जरूर ख्याल में रखना है कि 3 कंडीशन है अगर आप लोग फ्रेगमेंटेशन कराना चाहते हैं। स्पेसिफिकली हम लोग ग्रेप्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अनएरोबिक कंडीशन होनी चाहिए, आपका सूटेबल टेम्परेचर अचीव होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होना चाहिए, जो भी एंजाइम्स फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कंडीशंस थी, ठीक है ना, जिन कंडीशन की हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि फ्रेगमेंटेशन होता है। पहला क्वेश्चन का पार्ट क्या था, जहां पे पूछा हुआ है कि फ्रेगमेंटेशन किन कंडीशंस में होता है। उम्मीद करता हूं ये वाला समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। ध्यान से देखिएगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को कैसे पता किया जाता है। असल में जो ये आपके प्लग्ड ग्रेप्स है, इनको अगर आप लोग फ्रेगमेंट कराते हो, नए प्रोडक्ट में बदलते हो, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द ग्रेप्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो शुगर है ना वो किस में कन्वर्ट होनी शुरू होती है, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो आपके ग्रेप्स के अंदर शुगर प्रेजेंट है, फ्रेगमेंटेशन के दरमियान अगर आप लोग उन तीनों कंडीशंस को अचीव कर लेते हैं तो आपका शुगर किस में बदलना शुरू हो जाता है, अल्कोहल में बदलना शुरू हो जाता है। पहले आपका देखिए, आपका रिएक्टेंट क्या था, शुगर था। अब प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको, अल्कोहल मिल गया। यानी कि आपको नया सब्सटेंस मिला है, कुछ नया प्रोडक्ट मिला है। और जहां पे नया प्रोडक्ट आपको मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, वो कैसा चेंज कहलाता है, केमिकल चेंज। इट मींस फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए ग्रेप्स इज ए केमिकल चेंज, आप लोग ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा चेंज रहने वाला है, केमिकल चेंज रहने वाला है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीजें आपको यहाँ पे लर्न करने का मौका मिला होगा कि कंडीशन क्या रहने वाली है फ्रेगमेंटेशन के लिए, और क्या आपका ये फिजिकल चेंज रहता है, केमिकल चेंज रहता है, जो भी है तो उसका एक्सप्लेन करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। क्लियर, आई होप की चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। वही बातें हमने लिखी। पहला पार्ट आपका कंडीशंस का था, तो 3 कंडीशंस है। एरोबिक आपका कंडीशन, सूटेबल टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और दूसरी में हम लोगों ने बताया कि कैसे शुगर किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, एक नया सब्सटेंस बना, नया प्रोडक्ट बना। दैट्स व्हाई ये कैसा चेंज है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका केमिकल चेंज रहने वाला है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपको 100% क्लियर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है या फिर बेस्ड रहने वाला है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मेक श्योर करके आप इसको जरूर जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतानी है और आपको बताना है, क्लासिफाई भी कर रहा है। देखिए आपको पहले बैलेंस करना है और क्लासिफाई कर रहा है। क्लासिफाई बोले तो जो भी 7 टाइप की रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ी थी, आप लोगों ने अगर याद हो तो सबसे पहली रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी थी, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है ना। और अब अगली रिएक्शन कौन सी थी आपकी, अगली रिएक्शन आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी माय डियर फ्रेंड्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद आपकी अगली रिएक्शन थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आई होप कि आप सभी को याद होगी। उसके बाद आपकी कौन सी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आपका ऑक्सीडेशन को, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आपका रिडक्शन
रिएक्शन को, और मैंने बताया था इन दोनों को अगर आप लोग कंबाइन कर देते हो तो क्या बन जाता है, आपका रिडॉक्स रिएक्शन बन जाता है। और रिडॉक्स के अंदर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। क्लियर? तो आपको बताना है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी रिएक्शन ये रहने वाली है। सबसे पहले देखिए आपको क्या है, आपको पहले दिया हुआ है लेड। लेड का सिंबल होता है माय डियर फ्रेंड्स पीबी। एसीटेट अगर आप लोग लिखना चाहते हैं लेड के साथ तो ये बनेगा CH3CO, ये आपका लेड एसीटेट का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। लेड एसीटेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, डाइल्यूट है, टू फॉर्म लेड क्लोराइड। आपको क्या बना के दे रहा है, लेड क्लोराइड बना के दे रहा है, और एसिटिक एसिड बना के दे रहा है। क्लियर है? यानी कि आप लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आपका ये क्या है, PbCH3CO होल ट्वाइस। ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका, Pb और फिर क्या आपका CH3CO का होल ट्वाइस। ये क्या है आपका लेड एसीटेट है, इसको आप लोगों ने किसके साथ रिएक्शन कराया है, HCl के साथ रिएक्ट कराया है। क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये आपका एक्वस स्टेट में है, ये भी आपका एक्वस स्टेट में है, तो यहाँ पे बनता क्या है आपका लेड क्लोराइड बनता है। एक बार आप लोग याद रखिएगा, प्लस में आपका क्या बन रहा है, प्लस में आपका बन रहा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका CH3COOH, इसको याद रखिएगा। अब इसको बैलेंस आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे लेड आपका कितना है, एक आपका एटम है, और यहाँ पे भी लेड का एक एलिमेंट है, इनके बैलेंस है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन आपकी 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितनी है, 1। तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं माय डियर फ्रेंड्स, तो क्लोरीन तो 2 हो गई, यानी कि क्लोरीन तो बैलेंस हो गई, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन चेक कीजिए, हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 3 2 जा 6, टोटल इधर कितनी है, इधर 6 हाइड्रोजन है, और इधर आपकी देखिए आपकी हाइड्रोजन कितनी है, सॉरी इधर कितनी होगी, टोटल 3 2 जा 6 प्लस में 2 कितनी हो जाएंगी, टोटल 8 हाइड्रोजन आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होगी। राइट हैंड साइड में आप लोग देखिएगा यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितनी है 3 है, और यहाँ पे कितनी है 1 है, कितनी होगी 4, यहाँ पे कितनी है 8। अगर मैं इसको कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा, देखिए 3 2 जा 6 प्लस में आपकी 2 कितनी हो जाएगी 6, और 2 कितनी होगी 8। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, लेकिन अब कार्बन डिसबैलेंस हो गया। कार्बन मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कार्बन कितना है आपका, यहाँ पे कार्बन है 2, और यहाँ पे कार्बन कितना है आपका, यहाँ पे आपका 1 और 1 2, और ये 2 बाहर है, ठीक है ना। 2 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन 4 हो गए, तो यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 HCl, ठीक है, हो गया। यहाँ पे देखिए आपके कार्बन कितने हैं 1 और 2, यहाँ पे कितने कार्बन है आपके 2 कार्बन है, यहाँ पे भी कितने कार्बन है 2 कार्बन है। ये ऑलरेडी किस स्टेट में है, बैलेंस स्टेट में है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। अब आपको समझना क्या है, यहाँ पे बताना है कि रिएक्शन कौन सी है, असल में हुआ क्या है। देखिए ये लेड क्लोरीन के साथ चला गया, और ये हाइड्रोजन हट करके आपका यहाँ पे आ गया और एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। यानी कि लेड आपका क्या हुआ, क्लोरीन के साथ चला गया, यानी कि 2 बार आयंस की पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है। और जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है ना, उस रिएक्शन को आप लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो किसका एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, जहां पे मैंने बताया हुआ है कि जहां पे देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, यानी कि आपका क्या होता है, रिएक्टेंट के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स ये किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसमें क्या है, आपने एक सोडियम का पीस लिया है जिसको ऐड किया है एब्सोल्यूट इथेनॉल के अंदर। इथेनॉल का फॉर्मूला ये वाला होता है C5H5OH, ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, C5H5OH, ठीक है ना। इथेनॉल टू फॉर्म द सोडियम इथोक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस, ये आपका सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मूला होता है, ये हाइड्रोजन गैस का होता है। ऑलरेडी मैंने आप सभी के लिए बैलेंस कर रखा है, बैलेंसिंग में सिखा चुका हूं, उस वीडियो में जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। बस ये देखिएगा यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया है किसको, हाइड्रोजन को। दैट्स व्हाई कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहने वाली है। क्लियर? ऐसे आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे, ये दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मैंने पढ़ाई हुई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड अगर आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह देते हैं तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन कह देते हैं तो आपका रिडक्शन होगा। तो ये वाला आप लोग ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, ये भी सेम केस आपका उसी का पार्ट नंबर 4 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं। ध्यान से देखिए क्या हुआ है, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है किसका, वाटर का, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी भी है, आई थिंक ये एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी के अंदर 1.7 हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी वाली सीरीज में। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करना है और यहाँ पे डिकम्पोजिशन होएगा, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना होएगा। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करना चाहते हैं, अगर वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करके डिकम्पोज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, आपका हाइड्रोजन बनता है और प्लस में क्या बनता है, आपका ऑक्सीजन बनता है। अब बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन कितनी यहाँ पे 2, इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितनी होगी, 2 दूनी 4, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो पूछा गया है, हाइड्रोजन के 2 मोल है और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है, तो रेशियो कितना बन जाएगा आपका 2:1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको एक्सपेरिमेंटली कुछ इस तरीके से आपको दिखाना है, यही आपके क्वेश्चन में आपकी एक्टिविटी में दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपको एक टेस्ट ट्यूब है, एनोड, एनोड के ऊपर आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है, कैथोड के ऊपर आपकी हाइड्रोजन रिलीज होती है। एक्टिविटी वाले क्वेश्चन में मैं जरूर पढ़ाऊंगा इसको। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो वाटर जब, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जनरली करंट पास करते हैं क्या पास करते हैं, करंट पास करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बन जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई रेशियो क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका 2:1। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2:1। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैं सारे के सारे प्रैक्टिस करा चुका हूं, इनके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने क्या बताई थी, एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड जर्नली ये एक्सोथर्मिक होता है। तो अगर आप लोग इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, ये पोटेशियम क्लोरीन ऑक्साइड है, जो भी आप लोग इसको एग्जैक्टली प्रोनाउंस करते हैं, पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन का एक कॉम्बिनेशन है। हीट किया मतलब ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आपको मिले हैं, डिकम्पोजिशन हुआ और थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, दैट्स ए करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यही बताना है कौन सी रिएक्शन है और आपकी कौन सा सही आंसर है। मैंने बताया यहाँ पे क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट था, 2 प्रोडक्ट में बदल गया, हीट की हेल्प से बदला, दैट्स व्हाई ये क्या कहलाता है, ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, इट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड द एंडोथर्मिक इन नेचर। मैंने बताया था ना ये कैसी होने वाली है, एंडोथर्मिक इन नेचर, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे हीट सप्लाई करनी है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट हमें सप्लाई करनी है, यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, काफी बार हमने प्रैक्टिस किया है। यहाँ पे क्या है, फेरस सल्फेट है, यानी कि आयरन का सल्फेट सॉल्यूशन है, डिकम्पोज्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ द रिएक्शन। देखिए हुआ क्या है, ये आपका फेरस सल्फेट होता है FeSO4, ठीक है। इसको आप लोग हीट करते हो तो फेरस ऑक्साइड में ब्रेक होएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड में ब्रेक होएगा ये, और आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 आपके कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे, 3 प्रोडक्ट बनेंगे। सिंगल रिएक्टेंट से आपके कितने बन गए, 3 बन गए। तो इसको आप लोग कौन सी कैटेगरी में रख सकते हो, इसको आप लोग जर्नली डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाली कैटेगरी में रख सकते हो। याद रखिएगा कौन सी कैटेगरी आती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बता दिया मैंने कैसे है डिकम्पोजिशन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इजीली इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अपने फाइनल एग्जामिनेशन में माय डियर फ्रेंड्स पूरे मार्क्स मिलेंगे 100%, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको सारी चीजें मिलती हैं, ऑब्जेक्टिव भी मिलता है, सब्जेक्टिव भी मिलता है, थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं। क्लियर, आई होप कि इतनी सारी चीज आपको समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू वी स्टोर द सिल्वर क्लोराइड इन द डार्क कलर्ड बोतल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बोतल में क्यों स्टोर किया जाता है। अगर आप सभी को याद हो तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgCl होता है, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, जैसे ही आप इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है, ठीक है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सनलाइट की। जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है तो आपका सिल्वर अलग हो जाता है और आपका क्लोरीन अलग हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है। अगर हम इस सनलाइट को ब्लॉक कर दे कैसे भी करके, तो ये आपका एज इट इज कंपाउंड बचा रहेगा, डिकम्पोजिशन नहीं होएगा। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, इसको ब्लैक कलर की बोतल में स्टोर करके रखते हैं, इसका डिकम्पोजिशन ना हो। देख लीजिए, अच्छे विजुअल्स के साथ समझा देता हूं। जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये रिएक्शन होगी, सिल्वर क्लोराइड लाइट
पड़ा, सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, डार्क बोतल अगर आपने यूज की तो सनलाइट को ब्लॉक कर दिया और प्रिवेंशन हो गया कहां से, डिकम्पोजिशन से। डिकम्पोज नहीं होगा सिल्वर क्लोराइड, और जो आपका प्रोडक्ट है वो बचा रहेगा, सेफ रहेगा, अच्छी तरह से रहेगा, ठीक है। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मेरे को बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका सही आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बतानी है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये कुछ बेसिक से सवाल थे माय डियर फ्रेंड्स। मैं कभी आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूं, टू द पॉइंट जो चीजें समझानी होती है उसी पे बात करता हूं मैं। और उम्मीद करता हूं कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लान।